नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आज हमारे साथ प्रबुद्ध सेवा संस्था के सदस्य मोदी नगर से हैं धर्मेंद्र जाटव जी। तो सर, स्वागत है आपका सम्मान के अधिकार में। सर, सबसे पहले मैं आपको जय भीम करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर मिला है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं धर्मेंद्र जाटव बहुजन समाज पार्टी से था, पार्टी से मैं बात नहीं करता हूँ थोड़ा सा। और तो हम सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, प्रबुद्ध भारत सामाजिक संगठन। एक पद है मुझ पर सह प्रचार सचिव का, जिस पर हम काम भी कर रहे हैं। तो जो भी आप मुझसे पूछेंगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आगामी आप जो प्रबुद्ध सेवा संस्था, इसका मकसद क्या है? इसका क्या नाम रखा आपने? इसका ऐसा क्यों रखा? प्रबुद्ध भारत सामाजिक संगठन, प्रबुद्ध बाबा साहब का सपना था कि भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना, बौद्ध में भारत बनाना। ये तो इसी बाबा साहब के सपने को हम बढ़ा के आगे ले जाने के लिए हमने अपने संगठन का जो नाम रखा है वो प्रबुद्ध भारत सामाजिक संगठन के लिए रखा। और हमारी जो कार्यशैली है वो भी बाबा साहब के जो मिशन है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम जगह जगह जहाँ भी कार्यक्रम करते हैं, सबसे पहले बाबा साहब के मिशन को शिक्षा की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। लॉकडाउन में आपने काफ़ी लोगों की, गरीब आदमियों की मदद करी थी प्रबुद्ध सेवा संस्था के माध्यम से, सही है गलत है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ आप लोगों ने दी थी लोगों को? जैसे राशन वितरित किया हम लोगों ने, भी गरीब लोगों की मदद की जाए, राशन भी, कुछ लोगों को कपड़े भी वितरित किए थे हम लोगों ने। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ धर्मेंद्र जी, ये जो आपके जीवन काल में बाबा साहब की जयंती आपने बहुत सारी मनाई होगी, क्योंकि आप पुराने बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे हैं, आज वर्तमान में समाजवादी पार्टी के हैं जी। तो बहुत बहुत साधुवाद है आपको। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो जयंती बाबा साहब की बनी है आपकी बार, ये अच्छी थी या आपसे पहले जो मनाई गई वो अच्छी थी? बस अब अगर देखा जाए आपके चैनल के माध्यम से मैं दो शब्द कहूँगा जयंती के लिए कि जैसा हुआ मैं 50 वर्ष का हो गया हूँ, और इस 50 वर्ष की याद में मैंने कभी ऐसी इस तरीके की कोई जयंती नहीं देखी और ना मनाई हम लोगों ने भी अपने घर में। मैं कहने लगूँ कि भाई हम भी अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, बाबा साहब को, लेकिन हमने भी कभी इस तरीके की जयंती नहीं मनाई जिस तरीके की अपनी बार हम लोगों ने परिवार सहित लॉकडाउन की वजह से घर में मनाई है। बहुत खुशियाँ रही हैं परिवार में। जितना समय हम बाहर दे सकते थे उससे ज़्यादा समय हम लोगों ने लॉकडाउन के कारण अपने बच्चों को, अपने घर में, अपने समाज को दिया। और एक मैसेज दिया था हमने अपने संगठन के माध्यम से, प्रबुद्ध भारत सामाजिक संगठन के माध्यम से, कि भाई हम लोग बाबा साहब की जयंती किस तरीके से मनाएंगे। तो हमने एक मैसेज बना के डाला था, यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी चला था हमारा, व्हाट्सएप पे भी हम लोगों ने दिया कि हम सुबह उठेंगे, हम लोगों ने बाबा साहब की वंदना करेंगे, बाबा साहब की स्टेचू रखेंगे। जैसे हम बाहर जाते हैं तो बाहर ना जाके अपने परिवार को इकट्ठा करके हम परिवार के बीच में ये सब मनाएंगे। दोपहर बाद अगर हम पॉसिबल है, हम कर सकते हैं तो कुछ प्रसाद बना के कुछ लोगों को खिला सकते हैं। अपने यहाँ अगर नहीं बुला सकते तो हम उनके घर पे लोगों को प्रसाद के रूप में हम कुछ चीज़ें दे सकते हैं। वो भी किया लोगों ने। फिर उसके बाद हमने फिर पोस्ट बना के एक चीज़ डाली कि हम 7:30 या 8 बजे के बीच में अपने घरों में दिए जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, और जितनी लड़ियाँ हो सकती है, जितना जगमग कर सकते हैं हम आपका, ये हमारी दिवाली है। यही हमारी दिवाली है। बाबा साहब का जो जन्म है, जो बाबा साहब का जन्मदिन है, वो हम दिवाली के रूप में मनाएंगे। और लोगों ने माना भी है, किया भी है। हम जितना सहयोग कर सकते थे हमने भी किया। संगठन के माध्यम से लोगों को मैसेज छोड़ा और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा किया लोगों ने उसमें। आगामी बुद्ध पूर्णिमा है जी, इसके उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसे बाबा साहब का जो जन्मदिन था, जैसे बाबा साहब का हमने जन्मदिन मनाया है, मैं सर्व समाज से यही निवेदन करूंगा कि सर्व समाज से हमारा यही निवेदन है कि जो बाबा साहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब ने बुद्ध को माना है, बाबा साहब ने बुद्ध को माना है, बाबा साहब ने बुद्ध मार्ग देखा है, बुद्ध मार्ग पे चले हैं। तो जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, आने वाले 7 मई को जो हमारे बुद्ध की जयंती है, भगवान बुद्ध की जयंती है, उसी तरीके से अगर अच्छी आपको बाबा साहब को
मानने वाले, बाबा साहब को चाहने वाले हैं, तो बाबा साहब से ज़्यादा बढ़कर बुद्ध का भी जन्मदिन मनाएं। ये मेरी समाज से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। मैं प्रार्थना करूंगा इस समाज से, अपने समाज से, कि भाई जैसे हम लोगों ने बाबा साहब की जयंती मनाई है, उससे ज़्यादा चढ़ बढ़ के हिस्सा हम 7 मई को बुद्ध की जयंती में भी लें, और उसी तरीके से अपने घरों पर दीप जलाएं, क्योंकि लॉकडाउन का है थोड़ा सा। नहीं, लॉकडाउन तो 3 तारीख तक खुल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं खुलेगा जैसा हम सोच रहे हैं कि एकदम खोल देंगे। वो अभी तीसरा एपिसोड आने वाला है उसका, किस तरीके से खोलती है भारत सरकार। सर, हमारे लिए लॉकडाउन और कोरोना वायरस फायदेमंद हुआ है नुकसानमंद? देखिए, हमारे लिए तो फायदेमंद हुआ। देखिए, अगर हम ये अपने महापुरुषों की बात करें, हाँ। तो भाई हमारे लिए तो बहुत फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ जितना हमने अपने घरों में रहकर अपने महापुरुषों का पढ़ा है। हमें समय मिला है अपने महापुरुषों को पढ़ने के लिए, हमारे बच्चों को समय मिला है हमारे महापुरुषों की जानकारी लेने के लिए। अब मेरे पास संविधान है, अब से पहले मैं कभी संविधान के लिए समय नहीं दे पाया कि मैं ठीक से बैठ के संविधान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लूँ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैंने इस पर थोड़ा सा अध्ययन किया, संविधान को देखा, पढ़ा, जानकारी, और जो मुझे इससे मिला मैं शायद और लोगों को भी बता सकता हूँ कि भाई संविधान में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हैं। 1-2 राइट बता दें। जैसे अभी चला था कि भाई एक ये चल रहा है, भारत के नागरिकता की वाली बात है, बहुत काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है। NCR, हाँ, NCR, भारत के नागरिकता NRC जो चल रही है, तो इसमें एक दिया हुआ है कि भारत का नागरिक संविधान के तहत कौन है? जो भारत में जन्मा, अगर मेरा बाप या मेरे दादा भारत में जन्मे हैं तो मैं भारत का नागरिक हूँ। इस चीज़ से बिल्कुल लोगों को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि भारत के हम नागरिक नहीं हैं। हम भारत के नागरिक हैं। अगर हमारे बाप या हमारे दादा ने भारत में जन्म लिया है तो संविधान ही हमें अधिकार देता है कि हम भारत के नागरिक हैं। तो ये जो सरकार डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, इसका क्या करा जाएगा? भाई सरकार से सवाल करें ना हम इस चीज़ के लिए। सरकार ने जो ऑर्डर कर दिया उस पर हर आदमी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से थोड़ी मिलेगा जाके। नहीं, जो आम आदमी को तो पता भी नहीं है, रिक्शा चलाने वाले को, सिलाई करने वालों की, चिनाई करने वालों की, भाई क्या बीमारी है ये? मैं वही कहना चाह रहा हूँ उन लोगों के, अपने आपके चैनल के माध्यम से, जिन लोगों को जानकारी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास ये पूछता है कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स दो कि आप भारत के नागरिक हो, तो आप प्रमाण दे सकते हो कि मेरा बाप, मेरे दादा भारत में जन्मे, मैं भारत का नागरिक। उनका सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे बाप दादाओं के? नहीं भाई, आप कहाँ जन्मे हैं? आप सिद्ध करोगे आप भारत में नहीं जन्मे हो। हाँ। आप उनसे बात करो फिर ये कि आप सिद्ध करो ना कि हम भारत में नहीं जन्मे हैं। भाई आप हमारे लिए ये मांग रहे हो, हमसे ये मांग रहे हो कि आप प्रूफ करो कि भारत में नहीं जन्मे। आप बताओ ना कि हम भारत में जन्मे नहीं जन्मे हैं। सरकार से सवाल कौन कर सकता है कि भाई जब सरकारी आदमी आ रहा है कि जी आप हमें अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, आप देखिए। हाँ, अगर उसने लिख दिया गवर्नमेंट ने कि भाई ये यहाँ नहीं पाया गया, ये आदमी इंडियन नहीं है, तो वो तो खत्म हो गया। नहीं, इस चीज के लिए हम संविधान को उठाएंगे ना। संविधान जो हमारा संविधान को हर आदमी जानता पढ़ना। मैं इस देश की 90% जनसंख्या तो मूर्ख है, अनपढ़ है। आप संविधान पढ़ा देंगे? संविधान पूरे भारत में 7 आदमी पढ़ सकते हैं। पूरे भारत में 130 करोड़ की आबादी में 7 आदमी भारत संविधान पढ़ने वाले। सरकार, मैं आप बताइए आप कैसे पढ़ लोगे संविधान? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बात उन लोगों को कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा समय अपने बच्चों को बताओ कि भाई ज्यादा से ज्यादा समय अपने संविधान से इसका ये हमारी। धर्मेंद्र जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, और मैं आपको बता दूं इसका विरोध तो जो पार्टियां सत्ता में हैं जी या जो उनके विपक्ष में, चाहे वो कोई कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो सपा है, चाहे बसपा, कोई भी A to Z, उन लोगों को विरोध करना पड़ेगा। आम आदमी इसका विरोध नहीं कर सकता। उसे तो सरकारी ऑर्डर मानना ही मानना है। पार्टी को तो विरोध करना ही करना चाहिए, लेकिन आम आदमी को विशेष विरोध करना। वैसा देखिए, पार्टी अपने आप नहीं बन जाती, सत्ता में अपने आप लोग नहीं चले जाते। पहुंचाने वाले वो लोग होते हैं जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। लेकिन जिस पर सरकारी मोहर लग जाती है ना डीएम की, असली आदमी वो होता है। वोटर कभी असली आदमी नहीं हुआ। देखिए, मैं क्या प्रूफ करूंगा? मैं आपको वोट दे रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप क्या प्रूफ करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऊपर सरकार में सरकारी लोग बैठ गए, सरकार बना ली जिन लोगों ने जाके, वो सरकार अपने आप नहीं बनती है। सरकार बनाने वाले वो लोग होते हैं जिनसे आज कागज मांग रहे हैं आप। अगर आप हमारे ये डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि भाई आप ये प्रूफ करो कि आप भारत के हैं या नहीं हैं, तो चुनाव से पहले
ये बातें अगर चुनाव से पहले हमसे कर लेते तो हम आपको जवाब देते कि हम भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। बहुत बहुत आपका वैसे धन्यवाद है, लेकिन मैं एक बात और पूछनी चाहूँगा आपसे कि आज आप जो पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी में हैं, तो ये जो 2 अप्रैल हुआ था देश के अंदर, इसमें लाखों लोगों के ऊपर मुकदमे ठोके गए थे बेकसूरों पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेकसूर लोगों पे मुकदमे। तो इनके विषय में जो मुकदमे ठुके हैं, जो लोग जेल गए हैं, 13 बच्चे मरे हैं, उसके विषय में आप क्या आवाज उठाएंगे अपनी पार्टी की तरफ से? अगर आप आगामी चुनाव है जिला पंचायत का, प्रधान का, प्रधानी का, अगर आपके मुख्यमंत्री जी से संपर्क हैं, पूर्व मुख्यमंत्री से अखिलेश यादव जी से, या आपकी पार्टी में क्या आप पोस्ट पर पहुंचे हैं, जी जी, तो क्या ये आवाज उठेगी या नहीं उठेगी? देखिए सरकार जो 13 अप्रैल 2 अप्रैल का जो मामला हुआ था जी, ये जो 2 अप्रैल को मामला हुआ था, ये जो दलित शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं, इन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया, निराधार झूठे मुकदमे लगाए गए थे इन पर। हम मोदीनगर से हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी संघर्ष में थे, हम लोग भी वहाँ धरने प्रदर्शन पे थे, लेकिन उग्र धरने पर नहीं थे हम लोग। कप्तान साहब भी हमारे साथ रहे हैं, कप्तान साहब ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है मोदीनगर में। तो हमने यहाँ भी देखा कि यहाँ जब लोगों पे मुकदमे हुए हैं और जहाँ कोई झगड़ा हुआ ही नहीं, तो जब यहाँ लोगों पे मुकदमे हुए हैं तो मुझे लगता है कि सभी जगह इसी तरीके के फर्जी मुकदमे बनाए गए थे। रही इसकी आवाज़ उठाने की बात, भाई देखिए, अगर राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल इसमें आवाज़ नहीं उठाएगा, समाज की आवाज़ नहीं उठाएगा, इन शोषित पीड़ित समाज के जो लोग जिन पे झूठे मुकदमे लगे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो सामाजिक दल, राजनीतिक दल वोट पाने का भी अधिकार नहीं रखता है उस समाज में जाने के बाद, कि भाई मैं आवाज़ तो तुम्हारी उठा नहीं रहा हूँ तो मैं वोट आपको कैसे दूँ। जो वोट वो ही लेगा इस शोषित पीड़ित समाज की, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लोकदल हो, चाहे बीजेपी भी हो, जो इसके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा, जो इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा, वोट मांगने का भी अधिकार उसी को, और मैं समझता हूँ कि वोट देनी भी उसी। आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या आवाज उठाएंगे, दूसरों की छोड़िए? देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि क्या आवाज़ उठाएंगे, ये अच्छी बात है, हम भी प्रयास करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी तो हम पे है नहीं, लेकिन जैसे हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनसे संपर्क करूँगा, बोलूँगा भाई इस विषय में थोड़ा सा आप हमें मार्गदर्शन कराएँ। तो अगर पॉसिबल हुआ तो पार्टी के माध्यम से हम लोग फिर 2 अप्रैल दोबारा भी बनाना चाहते हैं। अगर ये लोग सरकार वापस मुकदमे नहीं लेगी तो हम फिर लोग धरने प्रदर्शन पे भी जाएंगे। आगामी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जी, रिजर्वेशन के ऊपर। जी, जितने भी जो लोग हैं हमारे रिजर्वेशन पे पड़े हुए हैं, जी, इसे खत्म करो। तो इससे आप कितना सहमत हैं? ये सही है गलत है? देखिए, मैं तो सरकार से सीधी सी बात करता हूँ। अगर सरकार रिजर्वेशन पे बात कर रही है कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, तो मेरी सरकार से सवाल है कि सरकार रिजर्वेशन की बात क्यों करती है, सरकार जाति की बात क्यों नहीं करती? जाति खत्म कर दो, रिजर्वेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। शिक्षा समानता कर दो, जहां आप शिक्षा समान कर दोगे रिजर्वेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। क्या रिजर्वेशन की बात करती है? सरकार मूर्ख बनाने का काम कर रही है। ये सरकार ये चाहती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है माननीय, सरकार का फैसला नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट किसके अंडर में काम कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कई जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने अपने आप को दिखाया है बिल्कुल इस तरीके से, भाई हम नहीं चल पा रहे हैं हम लोगों की बात। और सुप्रीम कोर्ट तो संविधान से चल रहा है। सरकार की मान क्यों रही है सुप्रीम कोर्ट? सरकार के इंडिकेटरों पे काम क्यों कर रही है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है भारत की। अगर इसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ा तो फिर तैयारी है लॉकडाउन के बाद? हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है। हम इस जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम संविधान को मानने वाले लोग, कानून को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी इस तरीके की बात आएगी कि भाई आरक्षण पे कोई चोट करने वाली बात आएगी, तो हम सड़कों पे जाएंगे। अरे मान्यवर, पेपर में उसने दे दिया है। बिल्कुल, हम तैयार हैं। लॉकडाउन 70% के बाद जो 70 साल से आरक्षण दे रहे हैं उनका आरक्षण खत्म करा जाए। आरक्षण क्यों खत्म कर रहे हो? जाति खत्म कराओ ना। आरक्षण की क्या बात है? आप जाति की खत्म क्यों नहीं करा रहे? सुप्रीम कोर्ट भी जाति पे बात क्यों नहीं करती है? सुप्रीम कोर्ट जाति की बात करे ना। आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट बात करिए आरक्षण की बात क्यों कर रही है सुप्रीम कोर्ट ये कहना कि जाति खत्म करो। तो जाति तो हमारे देश की जब खत्म होगी ना, जब स्कूल में बच्चा जाता है नर्सरी में, वहीं से सबसे पहले तो जाति सर्टिफिकेट होता है, एडमिशन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट को पावर है।
सुप्रीम कोर्ट को पावर है, सुप्रीम कोर्ट कानून दे ना, आप सुप्रीम कोर्ट आदेश करे। सुप्रीम कोर्ट को पावर न्याय करने की है, आदेश करने की है। कानून तो किसी को कानून बनाने की सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर नहीं है, किसी भी देश के अंदर कोर्ट में नहीं। आप संविधान पढ़ें, जो सरकार में है, कानून जो बनाते हैं वो विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा बनाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात। भाई कोई विधेयक पास जाएगा तो वो पहले पास होगा, बिल्कुल। पास होने के बाद में वो पहले होगा लोकसभा, उसके बाद में फिर राज्यसभा, उसके बाद में राष्ट्रपति जी उस पर मोहर लगाएंगे, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट को दे दिया जाएगा कि ये एक्ट बन चुका है, बिल्कुल ये बन गया कानून। अब उसका दुरुपयोग या जो योग करेगा उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो आज सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, ये केवल वो काम कर रही है जो सरकार करा रही है। सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र नहीं है हमारे भारत की इस समय। सुप्रीम कोर्ट वहां बाधित हो गई है। आप अपनी पार्टी के माध्यम से ऊपर लोगों से कहेंगे कि 2 अप्रैल के जो लोग हैं उनको आगामी जो चुनाव आएंगे उसमें कुछ सपोर्ट करेंगे आप? हाँ, हम प्रयास करेंगे कि भाई जो 2 अप्रैल में झूठे मुकदमे में वो लोग जेल भेजे हैं कि उनके मुकदमे वापस लिए जाएं, और आर्थिक मदद भी, उन लोगों की आर्थिक मदद भी होनी चाहिए, उस परिवार की आर्थिक मदद भी होनी चाहिए, पार्टी लेवल से भी होनी चाहिए, संगठन के माध्यम से। और जो लोग जेल में आज भी पड़े हैं, जिन पर मुकदमे जो लगे हैं, उनको भी, जो लोग राजनीति में हिस्सा लेना चाहेंगे उन्हें भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नहीं, जो देखो, संघर्ष किन लोगों ने किया? संघर्ष उन लोगों ने किया है जिनके पीछे कुछ लोग होते हैं, वही तो जाते हैं भाई। जो जिन पे झूठे मुकदमे किन लोगों पर लगाती है सरकार? उन लोगों पर लगाती है जो थोड़ा सा टारगेट फ्रंट पर आ जाते हैं, जो संघर्ष करते हैं समाज के लिए। और जो लोग जेल में हैं, मैं समझता हूँ कि जो लोग जेल में हैं उन लोगों को जेल से आने के बाद, जेल से निकलने के बाद, जमानत होने के बाद उन लोगों की राजनीति में आनी चाहिए। उन लोगों को अपनी समाज की जो लड़ाई है वो किसी भी दल में जाके लड़नी चाहिए। और पार्टी से भी मैं निवेदन करूंगा कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा बड़े चुनाव नहीं लड़ा सकते, तो छोटे छोटे चुनावों पे ग्राम प्रधान हैं, जिला पंचायत हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और बहुत से छोटे छोटे प्रमुखी है, बीडीसी हैं, तो इन छोटे छोटे पदों पे भी पार्टी लेवल से उन लोगों को चुनाव लड़ाना चाहिए, क्योंकि वो संघर्षशील लोग हैं। आप अपने प्रदेश अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपनी लेटर के माध्यम से, जो भी पद है आपकी संस्था है जिसके माध्यम से आप गए तो उस पर आवाज उठाएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम आगामी बुद्ध पूर्णिमा पे क्या संदेश है? देखिए, आगामी बुद्ध पूर्णिमा पे जैसे हमने 14 अप्रैल मनाई थी, तो मैं अपने परिवार को ऐसे ही 14 अप्रैल के तरीके से ही, बाबा साहब के जन्मदिन के तरीके से बुद्ध पूर्णिमा भी अपने घर पे मनाऊंगा लॉकडाउन के कारण। और अगर हमें समय मिला, मोदी जी ने हमें समय दिया, लॉकडाउन खोला, तो हम सड़कों पे जाएंगे, बाबा साहब की तरह है बुद्ध पूर्णिमा हम सड़कों पे भी मनाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद है आपका सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। साथियों, ये हमारे धर्मेंद्र जी हैं और हम मंगल कामना करते हैं इनकी, इनके परिवार की। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सब।